जनन अंग हम लोग पढ़ लिए। अब जनन अंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे जनन अंग का वर्गीकरण। जनन अंग का वर्गीकरण। जनन अंग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जनन अंग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जनन अंगों को 2 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है जनन अंग को। एक को प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं, या इसी को एक और नाम से हम जानते हैं जनद। जनद के भी नाम से जानते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनाइड्स। दूसरे को हम द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कहते हैं। द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। अंग कहते हैं, अर्थात सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन। के नाम से हम जानते हैं। अब समझिएगा, प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं? वे अंग जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं? वे अंग जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, उसे हम प्राथमिक लैंगिक अंग या जनद कहते हैं। कौन सा अंग का निर्माण होता है बाबू? युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मक, अर्थात गोनाइड्स, गैमिट्स। युग्मकों का निर्माण होता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग। फिर गौर से सुनिएगा, वे अंग जिसमें युग्मक अर्थात गैमिट्स का निर्माण होता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग कह देते हैं। बोलिएगा, क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब गौर से समझिएगा बाबू, ये प्राथमिक लैंगिक अंग यहाँ आप डाल लीजिए पुरुष, और यहाँ आप लिख लीजिए स्त्री। पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वह आपका वृषण होता है। क्या होता है बाबू? वृषण होता है, अर्थात टेस्टीज। पुरुषों का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? टेस्टीज अर्थात वृषण होता है। और स्त्रियों का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है बाबू? अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय अर्थात ओवरी होता है। OVERY, ओवरी होता है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, अब बताइएगा,
वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु किसका निर्माण होता है? शुक्राणु अर्थात स्पर्म का निर्माण होता है। बोलिएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया? अर्थात अंडाशय में किसका निर्माण होता है बाबू? अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है अर्थात अंडे का निर्माण होता है। OVA क्लियर हो गया? अच्छा ये बताइए, वृषण में अंडाणुओं के निर्माण को हम क्या कहते हैं बाबू? बोलिएगा, वृषण में अंडाणुओं के निर्माण को हम क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को हम क्या कहते हैं बाबू? अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? ओजेनेसिस। क्या कहते हैं? ओजेनेसिस कहते हैं। बोलिएगा। अच्छा कोई परेशानी? शुक्राणु को एक और नाम से हम जानते हैं। बोलिएगा, नर युग्मक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नर युग्मक के नाम से जानते हैं। नर युग्मक। क्या बाबू? नर युग्मक अर्थात ये भाई ये युग्मक ही बना है ना, तो शुक्राणु, ये बताइए शुक्राणु यही है तो नर में नर युग्मक ही बनेगा ना, तो इसको हम नर युग्मक के नाम से जानते हैं अर्थात मेल गैमेट्स। क्या बाबू? मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अर्थात अंडाणु को भी एक और नाम से जानते हैं, मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। कोई परेशानी आप लोगों को? अर्थात अंग्रेजी में इसको फीमेल गैमेट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके प्राथमिक लैंगिक अंग को या जनक को प्राथमिक लैंगिक अंग या गोनैड्स या जनक के कार्य का और वृद्धि का नियमन और नियंत्रण अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स गोनाडोट्रोपिन हार्मोन करती है। क्या आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर एक बार गौर से समझते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। गौर से समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं। वे अंग जो युग्मकों का निर्माण करते हैं उसे हम प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं या उसे जनद हम कहते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग में पुरुष का प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण अर्थात टेस्टिज होता है। स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय अर्थात ओवरी होता है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण को हम शुक्र जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन अर्थात ओजेनेसिस
कहते हैं। शुक्राणु को हम नर युग्मक अर्थात मेल गैमिटोफाइट के भी नाम से हम जानते हैं और अंडाणु को मादा युग्मक अर्थात फीमेल गैमिटोफाइट के भी नाम से हम जानते हैं। समझ में आ गया? अब गौर से समझिएगा। अर्थात प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण और अंडाशय के कार्य और वृद्धि का नियमन और नियंत्रण अग्र पीयूष ग्रंथि अर्थात हमारे मस्तिष्क में स्थित अग्र पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित हार्मोन, उस हार्मोन का नाम क्या है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन करती है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? एक चीज़ यही और चीज़ हम लोग जान ले रहे हैं। पुरुष का क्या बाबू? पुरुष का सेक्स हार्मोन अर्थात लिंग हार्मोन कौन सा होता है? पुरुष का लिंग हार्मोन जो होता है वह टेस्टोस्टेरॉन होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन होता है। पुरुष का लिंग हार्मोन क्या होता है बाबू? टेस्टोस्टेरॉन होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन होता है। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? अच्छा, वहीं मादा का लिंग हार्मोन क्या होता है? अर्थात स्त्री का लिंग हार्मोन क्या होता है? स्त्री का लिंग हार्मोन आपका एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है बाबू? एस्ट्रोजन होता है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को यहाँ तक? अब हम लोग जान लेते हैं कि द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग किसे कहते हैं। क्या बाबू? द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग किसे कहते हैं? गौर से देखिएगा। वे अंग, क्या बाबू? वे अंग जो जनन में सहायक होते हैं। किस में सहायक होते हैं बाबू? जनन में सहायक होते हैं, उसे ही हम द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कहते हैं। जनन में सहायक, किस में सहायक? जनन में सहायक वे अंग जो क्या होते हैं बाबू? जनन में सहायक होते हैं, उसे ही हम क्या कह देते हैं? द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कह देते हैं। अब आइए इसमें भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें भी एक तरफ पुरुष लिख लीजिए और एक तरफ स्त्री लिख लीजिए। क्लियर हो गया? अब देखिए पुरुष का सहायक अंग कौन कौन सा होता है? पहला नंबर तो शुक्रवाहिनी होता है। क्या होता है? शुक्रवाहिनी होता है। दूसरा नंबर प्रोटेस्ट ग्रंथि होता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि होता है। तीसरा नंबर शुक्राशय होता है। चौथा नंबर शुक्रवाहक होता है। पांचवा नंबर शिश्न होता है। गौर से समझिएगा। इसके बाद भी अभी 3-4 होते हैं, तो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पूरी तरह से जानेंगे। यहाँ आदि लिख लीजिए, आदि। गौर से देखिएगा, पुरुष का सहायक अंग कौन कौन सा होता है? शुक्रवाहिनी होता है, प्रोटेस्ट ग्रंथि होता है, शुक्राशय होता है, शुक्रवाहक होता है, शिश्न होता है, आदि भी होती हैं। अच्छा, अब आइए स्त्री का सहायक अंग कौन कौन सा होता है बाबू? फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब होती है। क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब होती है। दूसरा नंबर गर्भाशय होता है। क्या होता है बाबू? गर्भाशय होता है। तीसरा नंबर योनि होता है। क्लियर हो गया? यहाँ भी आदि लिख लीजिए। फिर गौर से समझिएगा,
द्वितीयक या सहायक अंग लैंगिक अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो जनन में सहायक होते हैं उसे ही हम द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कहते हैं। और ये सहायक अंग पुरुषों में कौन कौन से होते हैं? शुक्रवाहिनी होता है, प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है, शुक्राशय होती है, शुक्रवाहक होती है और शिश्न होता है। स्त्रियों में कौन कौन सा होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है, गर्भाशय होता है, यौन होता है। बोलिएगा आप लोग, समझ में आया है? लिखवा दें, लिखिए। एक छोटा सा और हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, यौवनारंभ। यौवनारंभ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी, यौवनारंभ। अरे जिसको यौवनारंभ आप लोग कहते हो, गौर से देखिएगा, यौवनारंभ किसे कहते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का। किसका बच्चों? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास एवं प्रकटन। विकास एवं प्रकटन ही क्या कहलाता है आपका? यौवनारंभ कहलाता है। गौर से समझिएगा, यौवनारंभ किसे कहते हैं? जब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होने लगे और वह विकास हो रहा है तो वह प्रकट भी हो, दिखाई भी दे, उसी को हम यौवनारंभ अर्थात प्यूबर्टी कहते हैं। गौर से देखिएगा, हो गया। यह आपका लड़का और ये आपका लड़की है। क्लियर हो गया? गौर से देखिएगा, जब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है तो वह प्रकट भी होता है। जैसे दाढ़ी और मूछ का आना। क्या बाबू? दाढ़ी और मूछ का आना। बताइए, दाढ़ी और मूछ आता है तो दिखाई नहीं देता है? दिखाई देता है। तो देखिए, विकास भी हो गया और प्रकट भी हो गया, इसी को यौवनारंभ कहते हैं। अच्छा, अब वहीं लड़कियों में आ जाइए। स्तनों का विकास। स्तनों का विकास भी होता है और दिखाई भी देता है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्यूबर्टी आ गई, अर्थात लैंगिक लक्षण उनका विकसित हो रहा है। कौन सा लैंगिक लक्षण? द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित हो रहा है। क्लियर हो गया? और यह प्यूबर्टी अर्थात यौवनारंभ लड़कों में कब आती है? लगभग 13 से 16 वर्ष में आती है। कितने वर्ष में आती है? लड़कों में यह प्यूबर्टी अर्थात यौवनारंभ 13 से 16 वर्ष में आती है और स्त्रियों में यह 10 वर्ष से 13 वर्ष में आती है। कब आती है? 10 वर्ष से 13 वर्ष में आती है। क्या आप लोग को समझ में आया है? फिर गौर से समझिएगा, यौवनारंभ किसे कहते हैं? जब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास हो और उसका प्रकटन हो, अर्थात विकसित हो और वह प्रकट हो, उसी को यौवनारंभ कहते हैं। लड़कों में दाढ़ी और मूछ आ जाता है, लड़कियों में स्तनों का विकास हो जाता है। लड़कों में यौवनारंभ 13 से 16 वर्ष में आ जाता है और लड़कियों में 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष में आ जाता है। एक और पॉइंट सुनिएगा, मनुष्य में ना प्रजनन काल की शुरुआत यौवनारंभ से ही होती है। क्या होती है बाबू? हाँ, मनुष्य में प्रजनन काल यौवनारंभ से ही शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है बाबू? यौवनारंभ से ही शुरू होती है। और यौवनारंभ से ही यह शुरू होती है तो
लड़कियों और लड़कों में स्पष्ट रूप से इसको देखा जा सकता है। किसमें देखा जा सकता है बाबू? लड़कों में और लड़कियों में स्पष्ट रूप से इसको देखा भी जा सकता है। जैसे अभी अभी हम बताएं कि दाढ़ी और मूछ का आ जाना, अर्थात ये मानकर चलते हैं कि वह लड़का यौन हो गया है, परिपक्व हो गया, अर्थात वह प्रजनन करने योग्य हो गया है। क्लियर हो गया? और लड़कियों में भी स्पष्ट देखा जाता है कि उनके स्तनों का विकास हो गया, अर्थात वो भी प्रजनन करने योग्य हो चुके, अर्थात यौनारंभ का प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद भी तमाम लक्षण हमको दिखाई देते हैं, जैसे लड़कों का आवाज़ मोटा होता जाता है, लड़कियों का आवाज़ पतला होता जाता है, लड़कों के अंदर उदंडता बढ़ती जाती है और लड़कियों के अंदर गंभीरता आती जाती है। ये भी सब इसके लक्षण हैं। समझ में आ गया? तो उतार लीजिए आप लोग।